आप सबों का एक बार फिर स्वागत। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आप सबके बीच में हैं पुनः। और आज का टॉपिक है जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज का घोषणा किया है अपने राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री ने। और ये 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज है, इसके बारे में, इसके डिटेल्स पर हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं कि यह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो किस मद में खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा और किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। हमारा कंसर्न आज के एनालिसिस में नहीं है। हमारा सिर्फ कंसर्न इतना है कि इतना बड़ा अमाउंट का फंड कहाँ से आएगा, ये फंड कहाँ से आएगा, ये मैनेजमेंट कहाँ से होगा, ये खर्च, ये जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसके लिए पैसा कहाँ से होगा। आज के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। और यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो फंड का मैनेजमेंट 20 लाख करोड़ का होगा, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो एक एक भारतीय पर, एक एक नागरिक पर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग इससे अछूत रहेगा। जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, जो स्पेंडिंग होने वाली है, उसका लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन सबको यह भी जानना चाहिए कि जो फंड का मैनेजमेंट होने वाला है सरकार की ओर से, उसका इम्पैक्ट आम जनता पर किस रूप में है और फंड का मैनेजमेंट कैसे होने वाला है। ये हम एनालिसिस करेंगे और इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूं कि राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ 12 मार्च 2020 को, और इस राष्ट्र के नाम संबोधन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया इकोनॉमिक पैकेज का। और इसके तहत कुल मिलाकर ये जो इकोनॉमिक पैकेज है 20 लाख करोड़ है। और यह पैकेज प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट था वो थर्ड कंपोनेंट को कुल मिला के ये कुल पैकेज है 20 लाख करोड़ का। और इसके पहले आरबीआई के अनाउंसमेंट थे, जो आरबीआई ने लिक्विडिटी एक तरह से मार्केट में इंजेक्ट किया, जो लिक्विडिटी डाला, उसके तहत जो फरवरी में, मार्च में और जो अप्रैल के दौरान आरबीआई के अनाउंसमेंट थे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, यह शामिल था। और साथ ही साथ जो मार्च में एक तरह से जो मार्च में फाइनेंस मिनिस्टर का जो पैकेज था 1.70 लाख करोड़ रुपए का, यह पैकेज भी इसमें शामिल था। तो कुल मिलाकर यह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज समग्र रूप से 12 मई को पीएम ने घोषित किया है, उसमें इस थर्ड कंपोनेंट के पहले दो कंपोनेंट और था आरबीआई का लिक्विडिटी इंजेक्शन मार्केट में, लिक्विडिटी के बारे में, और जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री का 1.70 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट था वो शामिल था। अब क्वेश्चन आता है कि यह अनाउंसमेंट सभी लोग जानते हैं कि कोविड से प्रभावित है और ये इसीलिए अर्थव्यवस्था के बारे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं यह जो अनाउंसमेंट है उसका जो बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड है वो केवल कोविड से प्रभावित नहीं है। इतना बड़ा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा कि यह केवल आज का संकट नहीं है, यह पिछले 2 माह का संकट नहीं है, यह केवल कोविड से प्रभावित नहीं है, बल्कि इसका एक बैकग्राउंड है। और वह बैकग्राउंड चला आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ये दोनों वित्त वर्ष बीत चुके हैं। और इसके चारों क्वार्टर में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और इसके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 का डाटा आ गया है। इसमें जो जीडीपी यहाँ का आया है, जीडीपी का जो डिटेल्स आया है, यहाँ का जीडीपी का डिटेल्स, वो जीडीपी एक तरह से डिक्लाइनिंग बताया जा रहा है कि जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है लगातार। अभी क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का अभी डेटा नॉट येट रिवील्ड, अभी बाहर नहीं आया है, अभी इस बाहर में डिस्क्लोज अभी नहीं हुआ है कि जीडीपी का रेट क्या है, बट सर्टेनली यहाँ पर भी जीडीपी डाउन जा रहा है। तो कुल मिलाकर 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है और जो 19-20 का फाइनेंशियल ईयर है, हम कह सकते हैं कि यह जो 6 क्वार्टर का होता है, 3 माह का एक क्वार्टर होता है, ये 6 क्वार्टर में जीडीपी लगातार डिक्लाइन की ओर है। और यह बताता है कि भारत, इंडिया एक तरह से रिसेशन के दौर में है। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन एक ऐसी अवस्था को कहा जाता है जब जीडीपी कम से कम 2, मिनिमम 2
क्वार्टर्स में डिक्लाइन की ओर जा रहा हो तो वैसी अर्थव्यवस्था को यह माना जाता है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रिसेशन की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 6 क्वार्टर्स का डेटा शो कर रहा है कि जीडीपी डिक्लाइनिंग जा रहा है, इसलिए यह रिसेशन का दौर था। और रिसेशन के दौर में एक तरह से आप देखेंगे तो प्रोडक्शन डाउन हो जाता है एक तरह से, और मार्केट में एक तरह से कुल मिलाकर ओवरऑल जो स्टेटस होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है और इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट नीचे चला जाता है। तो ये एक अवस्था सामना भारत लगातार 6 क्वार्टर, 7 क्वार्टर, 8 क्वार्टर से कर रहा है। ये पहला इम्पैक्ट है जो एक अनाउंसमेंट, इस कारण ये बड़े आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट एक बड़ा फैक्टर है अनाउंसमेंट के पीछे। और जो दूसरा फैक्टर है वो कोविड-19 हिट इकोनॉमी। आपको पता है कि कोविड-19 हिट इकोनॉमी इंडिया मार्च से लेकर अभी तक जो स्थिति है वो बहुत ही डेंजरस रूप में हो चुकी है। और इस कारण जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो आपका इंडस्ट्री है, जो आपका सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जो है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ये जितना भी है मैन्युफैक्चरिंग आपका हो गया, या आपका जो टूरिज्म है, और एक तरह से कोविड-19 के कारण सभी एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, स्टैंड स्टिल हो गया है। इसमें जान फूंकने की आवश्यकता है, इकोनॉमी एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये 2 बड़े कारण है। कोविड का इफेक्ट जो हम देख रहे हैं, और ये जो लास्ट क्वार्टर से शुरू हुआ है 2019-20 से, और 20-21 के फर्स्ट क्वार्टर में भी ये दिखाई दे रहा है। अभी मई का महीना चल रहा है। तो कोविड एक्चुअली इम्पैक्ट इकोनॉमी जो है, तो इस इकोनॉमी को कैसे मूव किया जाए, कैसे इकोनॉमी को फॉरवर्ड किया जाए, एक ये महत्वपूर्ण बात है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि रिसेशन का दौर कई क्वार्टर से चल रहा है, तो रिसेशन के दौर से इंडियन इकोनॉमी को कैसे बाहर किया जाए, ये 2 बड़े कारण हैं इस इकोनॉमिक पैकेज को घोषणा करने के लिए। और इसीलिए ये 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज घोषित, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा घोषित किया गया है। अब आपको बता दें कि ये घोषित करने के पहले, लेकिन ये घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसका पैसा कहां से आएगा, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा अमाउंट कहां से आएगा। ये बताने के पहले आपको मैं बजट समझाना चाहता हूं कि बजट क्या होता है और इसमें बोरोइंग्स का कैसे बोरोइंग्स को कैसे समझा जाता है। तो बजट का 2 ही कंपोनेंट होता है, एक आपका एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो आपका व्यय भाग है, एक्सपेंडिचर वाला भाग है, और दूसरा रिसीट वाला भाग है, और जो आपका यहाँ से इनकम है, आय है, आय और व्यय, यही आपका एक तरह से बजट होता है। तो जो बजट में आप देखेंगे, आप निर्धारित करते हैं, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आपका है, कुल जो खर्च है माइनस जो आपका टोटल इनकम हुआ, टोटल इनकम हुआ, कुल खर्च और कुल आय, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। आज के तारीख में सबसे बड़ा यही होता है समझने के लिए घाटा, कि राजकोषीय घाटा आपके जीडीपी का कितना परसेंट है, फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आपको करना है एक फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें टोटल इनकम कितना हुआ उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको फिस्कल डेफिसिट बताता है। और ध्यान रहे, यह जो टोटल आपका इनकम है, इसमें दिस डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग्स, डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग्स, बिकॉज जो आपका बोरोइंग्स आपका पैसा नहीं है, ये आप मैनेज करते हैं घाटे को पूरा करने के लिए, क्योंकि इतना पैसा तो आप कमिटेड आपको करना ही है। बजट में इतना खर्च करने के लिए आपका कमिटमेंट है। अब उतना पैसा कैसे आएगा ये आपको देखना है। अगर यह पैसा ज्यादा है आपके इनकम से, तो रिमेनिंग पैसा आपको मैनेज करना पड़ेगा, और उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। दूसरे शब्दों में जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंडिकेट करता है नेट बोरोइंग्स को, कितना टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट है आपका, यानी कि कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, नेट बोरोइंग्स, यही बताता है फिस्कल डेफिसिट। और जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा उतना ही बोरोइंग्स का रिक्वायरमेंट, उतना ही फंड का मैनेजमेंट आपको अधिक करना पड़ेगा। द मोर यू हैव द फिस्कल डेफिसिट, द मोर बोरोइंग नीड्स यू विल हैव। सो
कुल मिलाकर कोशिश ये होती है कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। अब इसके लिए आपने देखा, आप जानते हो इस बात को कि पार्लियामेंट का एक लॉ भी है जिसे FRBM एक्ट बोलते हैं, 2003। ये पार्लियामेंट ने लॉ शुरू में पास किया था। इसको कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और इसमें बताता है कि फिस्कल डेफिसिट को आपको 3% ऑफ जीडीपी तक लिमिट रखना है और अंत में इसको और कम करना है। इस फिस्कल डिसिप्लिन पर, फिस्कल कंसोलिडेशन पर एक एनके सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी बैठी थी और उसका रिकमेंडेशन को सरकार ने मान लिया है और इस आधार पर डेफिसिट को एक तरह से प्रबंधित करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बता रहे हैं कि जो बजट पेश हुआ था उस समय का घाटा कितना था और अब ये जो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस हो गया है तो उसमें घाटा कितना है। 2020-2021 का जो बजट एस्टीमेट यानी जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2020 को, इसमें जो बजट पेश हुआ है उसमें जो फिस्कल डेफिसिट था वो 3.5% ऑफ जीडीपी था। आपको जानना चाहिए कि टोटल यानी कि जो जीडीपी का 3.5% इतना बोरोइंग नीड्स था और यह अमाउंट आता था 7.8 लाख करोड़। यानी कि 1 फरवरी को इतना पैसा शॉर्टफॉल हुआ, हमको एक्सपेंडिचर के लिए इतना पैसा और मैनेज करने की जरूरत थी। और ये ध्यान में रखना होगा आपको कि इस खर्च को, इस चीज को एक तरह से रिवाइज किया गया है 9 मई को सरकार को हुआ। तो सरकार ने इस फिस्कल डेफिसिट को जो बजट में इन्होंने पेश किया था 1 फरवरी को, इसको रिवाइज कर दिया एक तरह से। हाल ही में किया गया है, 9 मई 2020 को रिवाइज कर दिया गया है और यह अब हो गया है 12 लाख करोड़। यानी कि जो बजट में एक तरह से पैकेज को ध्यान में रखते हुए जो टोटल शॉर्टफॉल हुआ, जो फिस्कल डेफिसिट हुआ वो इतना हो गया और यह अराउंड 5.5% टू 6% ऑफ जीडीपी ये बैठेगा लगभग। इस तरह से जो आपने बजटेड किया था 1 फरवरी को 7.8 लाख करोड़ जो शॉर्टफॉल था, टोटल रिसीट कम हो रहा था, वह अब शॉर्टफॉल बढ़कर हो गया है 12 लाख करोड़। और इस प्रकार 3.5% ऑफ जीडीपी जो था आपका फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा अब यह 5.5 से 6%, 6.5% के बीच में हो सकता है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझने का। अब सीधा मतलब समझिए कि आपको इतना पैसा अब मैनेज करना पड़ेगा 12 लाख करोड़, क्योंकि यह पैसा आपका जो टोटल इनकम हुआ, रिसीट हुआ, उसमें इतना परसेंट शॉर्टफॉल हुआ एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। क्वेश्चन है 12 लाख कैसे आएगा। और अब सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। क्वेश्चन है कि यह 12 लाख का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी है, इसको कैसे मैनेज कीजिएगा और ओवर इसके अलावा जो इसमें शॉर्टफॉल होगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। यही बिंदु आज के डिस्कशन का केंद्रीय बिंदु है कि आखिर इतने बड़े इकोनॉमिक पैकेज का मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट कहां से सरकार करेगी और इस मैनेजमेंट का हमारे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही डिस्कस हम आपके समक्ष आज करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें अगर आप देखें तो जो फंड का मैनेजमेंट होगा, आपने देखा कि वो 12 लाख करोड़ हो गया है फिस्कल डेफिसिट। एक तरह से टोटल 12 लाख करोड़ रुपया हो गया है फिस्कल डेफिसिट। यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021, ये अप्रैल से शुरू होकर 2020 में मार्च 21 तक जाएगा। 12 लाख करोड़ का ये रिवाइज हो गया है 9 मई को और 12 मई को प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया है। तो इसका ऑलरेडी बहुत सा कंपोनेंट इसमें होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन ये पैसा 20 लाख करोड़ कहां से आएगा, सरकार कहां से मैनेज करेगी, इसके विभिन्न बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं। और जो पहला इसमें जो पॉइंट है कि कैसे मैनेजमेंट होगा, वो जो इशू है वो है आपका सबसे बड़ा है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। सबसे बड़ा सरकार का हथियार होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन यानी प्रत्यक्ष मौद्रीकरण इसको बोलते हैं कि प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की ये बात होती है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मौद्रीकरण। ये एक सबसे पहला टूल है, सरकार के हाथ में हथियार है, सबसे सरल हथियार है
कि जो इकोनॉमिक पैकेज है उसको मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा जो टूल है वो है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता क्या है, आसान और सरल शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप समझिए इसको कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड एक तरह से आप समझिए कि फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट, फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट, फंड और इसको डेप्ट भी आप कह सकते हैं। डेप्ट रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, सरकार के पास बॉन्ड है। ये बॉन्ड इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है एक तरह से, और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें होता है एक तरह से। और इसका एक एग्जांपल जैसे मैं दे दूं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुआ, एकदम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से देयर इज नो डिफॉल्ट एट ऑल बाय एनीवन, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसका फिक्स इंटरेस्ट रेट है, जिसको भी जो भी लेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और डेप्ट रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। सरकार क्या करती है यहाँ से कि यहाँ से सरकार आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देती है। ये डायरेक्शन कौन दे रहा है, भारत की सरकार दे रही है, बिकॉज आरबीआई भारत सरकार के अंडर में है। तो यह डायरेक्शन जा रहा है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किस लिए, टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट, टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट। नए करेंसी नोट को प्रिंट करने के लिए भारत की सरकार आरबीआई को एक तरह से डायरेक्शन दे रही है। अब क्वेश्चन है कि आरबीआई कितना नोट प्रिंट करेगा। तो यह पहले क्या होता था, टिल 1997 कि जो भी शॉर्टफॉल है, फिस्कल डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है, उतना पैसा, उतना करेंसी नया नोट आरबीआई छाप देता था। लेकिन 1997 के बाद लेटर क्या हुआ कि यह सिस्टम बदल गया। अब ऑटोमेटिक नहीं छपता, अब सरकार का डायरेक्शन जाता है और वो एक तरह से डायरेक्शन होता है, बॉन्ड के अगेंस्ट होता है, एक्सचेंज होता है। तो यह जो बॉन्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये बॉन्ड एक तरह से दे रही है आरबीआई को। तो ये बॉन्ड चला जा रहा है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट बॉन्ड कई तरह के हैं, अलग अलग पीरियड्स के हैं। उसका एक एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। यह बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से उठकर चला जा रहा है आरबीआई को, और जितना का बॉन्ड प्राप्त हुआ उतना का पैसा आरबीआई नोट छापकर दे रहा है भारत की सरकार को। ऐसे समझिए, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड के अगेंस्ट में न्यू करेंसी नोट को प्रिंट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। भारत की सरकार का ऐसा डायरेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, और इस तरह से ये नोट का प्रिंटिंग हो रहा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और प्रत्यक्ष मौद्रीकरण। और इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के पास एक्चुअली कैश आ जाता है, कैश काफी हो जाता है, जितना भी रिक्वायरमेंट है कैश बढ़ जाता है, और सरकार इस कैश का प्रयोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कर सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे पीएम सम्मान किसान निधि है, जो 2000 रुपया दिया जा रहा है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में किसानों को, तो डायरेक्ट बेनिफिट है, उनके खाते में जा रहा है। आप जन धन योजना के तहत दे सकते हैं ये पैसा। तो जैसा भी हो, इस कैश का प्रयोग आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। अभी वेंटिलेटर की आवश्यकता है, नए हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है, पीपीई किट को और डेवलप और उसको बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार इस पर ध्यान दे सकती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी में एमएसएमई है, उसके लिए सरकार इन पैसों को खर्च कर सकती है। अब ये जो कैश सरकार खर्च कर रही है, इससे क्या होगा कि मार्केट में ये सारा पैसा जा रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मार्केट में मनी सप्लाई का सर्कुलेशन सडनली बढ़ जाएगा, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जो कुल मांग है वो बढ़ने लगेगा, कुल मांग बढ़ने लगेगा तो इससे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। मांग को मीट करने के लिए, डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई भी, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि एक तरह से प्रोडक्शन का साइकिल शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आगे होगा, और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा तो एक तरह से जीडीपी आपकी आगे मूव बढ़ेगी, और इकोनॉमी एक तरह से पुनः ट्रैक पर आ जाएगा। आज जो इकोनॉमी डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी है, कोविड इफेक्टेड इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि रिसेशन के दौर से गुजर रही है, मंदी के दौर से गुजर रही है, उस इकोनॉमी में जान आ जाएगी और जीडीपी पुनः ग्रोथ की ओर मूव करेगा।
लेकिन इसका एक दूसरा इम्पैक्ट है कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में तो हमारे आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने कहा। और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि प्राइस हाइक होने की संभावना होती है, यानी कि सामान जो अलग अलग आइटम्स हैं उसके कीमत बढ़ सकते हैं, और इस स्थिति को कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन का एक नया दौर, एक नया टेस्ट भी आपको झेलना पड़ सकता है। जो मुद्रास्फीति है, जिसको प्राइस हाइक करते हैं, वो बढ़ेगा। और कई कंडीशन में अगर ह्यूज मनी सप्लाई मार्केट में पंप हो रही है, मार्केट में इतना पैसा डाला जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि यह इन्फ्लेशन नॉर्मल ना होकर समटाइम रन अवे इन्फ्लेशन हो जाता है। यानी कि एक ऐसा इन्फ्लेशन जो दौड़ता है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कई देशों में हुआ है, अर्जेंटीना में हुआ है, वेनेजुएला में हुआ है, कई अरब कंट्री में हुआ है कि इवन एक रोटी को प्राप्त करने के लिए, एक ब्रेड को प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा दिया जा रहा है, पर फिर भी वो नहीं मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन के दौर से कैसे आप इसको सुरक्षित रखेंगे इकोनॉमी को, ये सरकार को देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार अपना कदम उठाएगी। इसका एक इंपैक्ट इस तरह से है। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के माध्यम से अब सवाल है कि कितना डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आप करने जा रहे हैं। क्या यह 12 लाख करोड़ रुपया का करने जा रहे हैं, जो कि फिस्कल डेफिसिट है, या पूरा 20 लाख करोड़ रुपया करेंगे? सडनली सरकार जितना पैसा चाहिए उतना का डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर सारे रिक्वायरमेंट का जितना पैसा चाहिए वो सब नए नोट बना दिया जाए तो ये पूरा का पूरा एक तरह से इन्फ्लेशन के मार्केट में आप दौर में आप प्रवेश कर जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, सभी के रिवाइज्ड बजट आ जाएंगे, और ओवरऑल आम पब्लिक के लिए ये बहुत ही बुरा दौर होगा। तो डेफिनेटली एक सर्टेन इसका जो अमाउंट है, एक सर्टेन लिमिट तक ही आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आरबीआई को करने का सरकार आदेश देगी, और एक कैसा लिमिट जो मैनेजेबल हो। मैनेजेबल मोनेटाइजेशन इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। मैनेजेबल मोनेटाइजेशन होगा, यानी इतना नोट छपेगा जो कि मैनेज हो सके। दिस इज वन टूल in the hands of the government to manage the additional amount, that is the shortfall in receipt। तो एक तरीका ये है जो आप समझे हैं कि कैसे गवर्नमेंट बॉन्ड के अगेंस्ट में आरबीआई नए करेंसी नोट को छाप रही है और मनी सप्लाई को बढ़ा रही है, और ये मनी सप्लाई बढ़ाकर, स्पेंडिंग बढ़ाकर एक तरह से इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। दैट इज वन थिंग। दूसरा जो बात है, एक तरह से आप समझेंगे इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है कि सरकार जो है अभी आज निर्मला सीतारमण जी ने एक दूसरी घोषणा की है। उन्होंने कल घोषणा किया है 13 तारीख को, 13 मई को उन्होंने किया है कि एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने लोन दिया जाए। उन्होंने लोन देने की बात कही है कि उनको एक तरह से बहुत ही आसान इजी लोन मिलेगा एक तरह से, और उन्होंने काफी एक अच्छा पैकेज घोषित किया है लाख करोड़ में कि ये लोन दिया जाएगा। अब ये लोन कौन देगा ये देखना होगा। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, जैसे आपका कैनरा बैंक हुआ, इन बैंकों के द्वारा ही लोन दिया जाएगा। किसको? एमएसएमई को। और एमएसएमई क्या है ये आप समझिए, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये है। माइक्रो है, सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम इंटरप्राइजेज। इसका डेफिनेशन भी एक नए ढंग से कल क्राफ्ट किया गया है। इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और आज के पेपर में आप देखे होंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। और इस एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमारी वित्त मंत्री ने एक तरह से ह्यूज एक तरह से स्कोप बनाया है कि जो इसको लोन दिया जाएगा और आसान लोन रहेगा, और उतना फंड का उन्होंने प्रबंध किया है। अब प्रश्न उठता है कि इतना फंड करने के लिए बैंकों के पास पैसा कहां से आएगा? सवाल यह है, एमएसएमई को दिया जाना है तो इतना पैसा कहां से आएगा? जो कमर्शियल बैंक्स है, तो यह जो पैसा आएगा उसको कहते हैं एक तरह से आप समझिए, तो ये तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हुआ। अब इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इसका दूसरा रूप है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, जहां पर नया करेंसी नोट नहीं छपा जा रहा है, यहां पर नया प्रिंट नहीं होगा। रोल यहां पर भी आरबीआई का रोल है,
लेकिन आरबीआई के बदले में यह काम भारत का कॉमर्शियल बैंक्स कर रहा है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो ये काम कर रहा है एक तरह से इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में, आरबीआई के व्याप में कॉमर्शियल बैंक्स कर रही है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से ये काम होता है और लिक्विडिटी को आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई के डायरेक्शन पर होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और यह एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक तरह से मॉनेटरी टूल्स है और लिक्विडिटी को रेगुलेट करना, टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन मार्केट, और लिक्विडिटी को रेगुलेट किया जाता है। और होता क्या है, ये मैकेनिज्म को समझें कि जो सेंट्रल जो एक तरह से कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास में यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड इनके पास भी होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड। और यह गवर्नमेंट बॉन्ड है, अलग अलग तरह का है। और यह गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें, जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें, ये होता है तो ये इसका सेल किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है। कौन परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल भी कर रही है, परचेज भी कर रही है। क्या कर रही है कि दिस इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। तो सपोज अगर ये सेल कर रही है, अगर ये सेल कर रही है किसका? गवर्नमेंट बॉन्ड का सेल कर दे रही है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड आपके पास आ जाएगा और आपका जो पैसा है, जो मनी आपके पॉकेट में इंडिविजुअल्स में या वो यहां चला जाएगा किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास। और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो आम पब्लिक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसके पास कॉमर्शियल बैंक्स का क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगा। और हमारे आपका जो पैसा है यहां से मूव होकर चला गया किसके पास? कॉमर्शियल बैंक्स के पास। अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास का पैसा हो जाता है, इससे इसकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास काफी पैसा आ गया बाय सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। सो सेल करके मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, ऑन द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स के पास अब पैसा बढ़ गया है। इस पैसे का प्रयोग अब एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स के पास उतना पैसा नहीं है। कॉमर्शियल बैंक्स के पास काफी लिक्विडिटी चाहिए। अगर जो निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंस किया है इतना पैसा उनको देंगे लाख करोड़ में, तो इतना पैसा इनके पास कहां आएगा? तो कॉमर्शियल बैंक्स इसी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का एक सहारा ले सकती है और लेकर और ये जो बॉन्ड सेल करेगी और सेल के माध्यम से इसके पास पैसा आ जाएगा और इस प्रकार यह पैसा लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कह सकता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स का जो लेंडिंग कैपेसिटी है उससे बढ़ जाएगा। एक ये है। उसके अलावा जो ये कॉमर्शियल बैंक्स है सेल के अलावा परचेज का भी काम कर रही है, ये भी ध्यान रखिए। सेल कर रही है तो ये परचेज भी कर रही है, और जब परचेज कर रही है तो हमारे आपके हाथ में एक्चुअली जो पहले से था गवर्नमेंट बॉन्ड, अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड था आपके हमारे हाथ में, ये चल जा रहा है किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास, और हमारे पास आ जा रहा है मनी, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये दोनों रिवर्स प्रक्रिया है, मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और यहाँ पर मनी सप्लाई कम हो जा रहा है। क्यों? हमारे आपके हाथ में जो गवर्नमेंट बॉन्ड था, ये गवर्नमेंट बॉन्ड ने परचेज कर लिया, कौन? कॉमर्शियल बैंक्स ने, और इसके बदले में कॉमर्शियल बैंक्स ने आपको हमको क्या दे दिया? पैसा दे दिया। तो इस माध्यम से जो पैसा है मार्केट में बढ़ जाएगा और दिस इज द वे। And exactly this happens by selling of government bond, by purchase of government bond. The RBI on direction of central government increases or decreases the flow of money in the market. तो कुल मिलाकर ये दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। एक प्रक्रिया के माध्यम से लिक्विडिटी को बढ़ा दिया जाएगा और यह कॉमर्शियल बैंक्स लोन दे सकता है एमएसएमई सेक्टर को और स्टार्टअप को दे सकता है, और एक दूसरी प्रक्रिया के तहत आम पब्लिक के लिए भी एक तरह से मनी सप्लाई बढ़ाने का काम कर सकता है। पैरेलली ये दोनों प्रक्रियाओं को कर सकता है। तो ये इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन हुआ, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और इसमें भी आरबीआई का मेन रोल है और आरबीआई के डायरेक्शंस पर यह काम जो है करने के लिए सेंट्रल जो कॉमर्शियल बैंक्स है उसको अधिकृत किया जाता है। जो तीसरा इसमें एग्जाम्पल है कि पैसा कहां से आएगा, तो एक पैसे का एक कंपोनेंट और पैसे का वन पार्ट यहां से मैनेज हो जाता है। आरबीआई नए नोट छाप दे रही है,
इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यहाँ के माध्यम से कॉमर्शियल बैंक्स को के लिक्विडिटी को बढ़ा दिया जाता है और उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वह दूसरा यहाँ से मैनेज हो जाता है। जो तीसरा है कि आप मार्केट बोरोइंग यानी मार्केट से आप बोरो कीजिए, ये तीसरा एक तरह से ये भी एक मैकेनिज्म है पैसा को मैनेज करने का, फंड को मैनेज करने का। मार्केट बोरोइंग्स आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है मार्केट बोरोइंग्स करने का। अब सरकार को ये देखिए कि इंटरनल मार्केट से भी बोरो कर सकती है। इंटरनल मार्केट आंतरिक रूप से, जैसे सरकार ईपीएफ से पैसा निकाल सकती है, पीपीएफ से पैसा निकाल सकती है, एलआईसी का पैसा निकाल सकती है और ये पैसा सरकार के पास आ जाएगा। टाइम बिंग के लिए सरकार उस पैसे को यूज कर सकती है और मार्केट में इंजेक्ट कर सकती है। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फंड फ्रॉम इंटरनल मार्केट यहाँ पर, और वो पैसा फिर सरकार को वापस जहां से आया है उसको देना पड़ता है। दूसरा जो है आप एक्सटर्नल मार्केट से कर सकते हैं। एक्सटर्नल मार्केट यानी बाहर से आपको ये पैसा मैनेज करना पड़ रहा है। एक्सटर्नल मार्केट में अगर आप देखें, बाह्य क्षेत्र से देखें तो कहां से पैसा आएगा, तो जो फॉरेन गवर्नमेंट है आपका, बाहर की जो सरकार है, विदेशी सरकार है, फॉरेन गवर्नमेंट, यहां से आप पैसा ले सकते हैं। आप अमेरिका के सामने कह सकते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। आप चीन से पैसा ले सकते हैं। ये एक काम हो सकता है कि जो सरकार है, विदेशी सरकारें हैं, उनके सामने आप पैसा मांग सकते हैं, लोन देने के लिए निवेदन कर सकते हैं और इस तरह से मिलेगा। और एक दूसरा चीज है कि जो आपके बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग्स कर सकते हैं आप। ये कॉमर्शियल बोरोइंग्स हुआ, कॉमर्शियल बोरोइंग्स, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स जैसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, लोकप्रिय नाम है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी आपको लोन मिल सकता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए आप आईएमएफ के पास भी जा सकते हैं, बीओपी को मेंटेन करने के लिए, फॉरेक्स को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी आपको ऋण दे सकता है। इसके अलावा जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो भी वहां से भी आप पैसा ले सकते हैं और सरकार ने यहां से भी पैसा लिया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह जो एक्सटर्नल आप मार्केट से पैसा ले रहे हैं, यह जो आप डेब्ट ले रहे हैं, इसके साथ लायबिलिटी जुड़ी हुई है और इसके लिए आपको एक तरह से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और यही लायबिलिटी है। ये फ्री का पैसा नहीं है, इसके साथ ह्यूज इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी होता है और यू हैव टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट एलोंग विद द इंटरेस्ट। होता क्या है, अगर बहुत बड़ा पैसा अगर आप बाहर से लेते हैं तो फिर इस डेब्ट को रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अंत में कई कंट्री हैं जो डेब्ट ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, यानी कि लोन का चुकता करने के लिए उनको पुनः लोन लेना पड़ता है। तो अभी वर्तमान समय में इस पर ज्यादा रिलाई करना संभव नहीं लगता, वाइज स्टेप नहीं है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल आप बोरोइंग्स करें। एक स्मॉल कंपोनेंट आप ले सकते हैं, स्मॉल कंपोनेंट आप ले सकते हैं और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इस पर लिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि एक तरह से ये कैपिटल लोन हुआ और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप हुआ, प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादा इस पर बिग मार्केट बोरोइंग्स वाइज स्टेप नहीं है, बट डेफिनेटली एक स्टेप है जरूर ये फंड मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये 3 स्टेप आप